म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे इसको अच्छे से समझकर यूज करने से हमें हर साल 10,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है, या यूं कहें कि इसको ना समझने से कैसे हमें हर साल 10,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। दैट इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी डिस्कसिंग टुडे। इसके अलावा समझेंगे डीमैट और नॉन डीमैट यानी SOA फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस। वैसे दोनों में ही इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन या डिजिटली होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा ऑप्शन बेहतर है, इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स चूंकि हम डायरेक्ट AMC से खरीदते हैं, तो इनमें सिर्फ उनके फंड मैनेजमेंट चार्जेस ही लगते हैं जो करीब 1% के आसपास होते हैं, और वो तो हमें देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो लोग हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स में किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो बेसिकली हमें ये सजेस्ट करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से में नहीं, तो वो इस बात का करीब 1% या उसके आसपास एक एडिशनल कमीशन चार्ज करते हैं, और इनको हम रेगुलर प्लान्स बोलते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो रेगुलर प्लान्स उनके लिए ठीक है जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत रिसर्च करें और थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ये 1% के एक्स्ट्रा चार्जेस अभी आपको कम लग रहे हों, लेकिन जैसे जैसे हमारे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाता है, ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाता है। जैसे करीब 1 करोड़ के फंड वैल्यू पर लगभग 1 लाख रुपए आपका एडवाइजर ले जाएगा हर साल, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। दूसरा, जो एडवाइस ये लोग हमें देते हैं वो वाकई में हमारे भले के लिए है या वो अपना और AMC का इंटरेस्ट ज्यादा देख रहे हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो माय सजेशन वुड बी गो फॉर डायरेक्ट प्लान्स एंड अर्न दैट एक्स्ट्रा 1% एवरी ईयर। और कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर? सो दरअसल हर म्यूचुअल फंड स्कीम के 2 वेरिएंट होते हैं। अगर उसके नाम में डायरेक्ट वर्ड लिखा है तो वो डायरेक्ट प्लान है, वरना वो रेगुलर प्लान है। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अभी भी डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं, एक साथ या STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट के जरिए। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन किस स्थिति में आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, प्लस इस सब से आपको एक और क्या फायदा होने वाला है, यानी एक तीर से 2 शिकार कैसे होने वाले हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डीमैट और नॉन डीमैट फॉर्म में क्या अंतर है? दरअसल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की और उसके चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा AMCs के थ्रू या आजकल तो काफी फ्री एप्स भी आ गई है, उनके थ्रू नॉन डीमैट या जिसको SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से डीमैट अकाउंट खोल रखा है तो आप उसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन डीमैट फॉर्म में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? तो पहला फायदा तो यह है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs में सिर्फ डीमैट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव नॉन डीमैट फॉर्मेट में है इंडेक्स फंड्स, और इंडेक्स फंड्स भी ETFs की तरह ही पैसिव फंड्स है। बस एक हल्का सा डिफरेंस ये है कि ETFs को किसी भी स्टॉक की तरह आप दिन में कभी भी खरीद सकते हैं उस वक्त की प्राइस पर, वहीं इंडेक्स फंड्स आप एंड ऑफ द डे प्राइस पर ही खरीद सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत होती नहीं है। दूसरा एडवांटेज डीमैट का यह है कि अगर
गॉड फॉरबिड इन्वेस्टर की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को सिर्फ एक जगह यानी अपने डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं फंड्स को अपने अकाउंट में ट्रांसमिट करवाने के लिए। वहीं एसओए फॉर्मेट में या तो नॉमिनी को जितने भी तरह के एएमसीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन सब में या फिर कंसर्न आरटीएस को अप्लाई करना होता है। लेकिन चूंकि आपके पास कितने भी तरह के एएमसीज के म्यूचुअल फंड्स क्यों ना हो, वो या तो कैम्स या केफिन टेक्नोलॉजी इन्हीं दो आरटीएस के द्वारा मैनेज होते हैं। तो बेसिकली आप इन दोनों में अप्लाई करके भी फंड्स अपने नाम पर ट्रांसमिट करवा सकते हैं, तो ये भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तीसरा अंतर जो कि एक्चुअली डीमैट फॉर्म का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ज़्यादातर डीमैट अकाउंट्स में एसटीपी और एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं है। जैसे जीरोधा के कॉइन ऐप जो कि डीमैट फॉर्म वाला प्लेटफॉर्म है उसमें एसटीपी और एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऑप्शन आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं है। जबकि एसओए फॉर्म्स में एसटीपी और एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन होता है। और एसटीपी के जरिए माने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए एक ही एएमसी की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में या एक ही स्कीम के रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में सिस्टमेटिक तरीके से ऑटोमेटिक वे में स्विच कर सकते हैं। वहीं एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को एक पेंशन के रूप में यूज किया जा सकता है, जिससे आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं पर्सनली डीमैट की बजाय एसओए को प्रिफर करता हूं। दूसरा, एसओए में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस है और सभी पूरी तरह फ्री है, जैसे कुवेरा, ईटी मनी, ग्रो ऐप और इसके अलावा सभी एएमसीज ने मिलकर अपना एक अलग प्लेटफॉर्म एमएफ यूटिलिटी भी स्टार्ट कर रखा है। उसी तरह कैम्स और के फिनटेक ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एमएफ सेंट्रल, और एमएफ सेंट्रल का इंटरफेस एमएफ यूटिलिटी से बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी एमएफ सेंट्रल पर अपनी आईडी क्रिएट करो और आपने भले किसी भी ऐप या किसी भी प्लेटफॉर्म से जितने भी तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है आज तक, वो सारे के सारे एमएफ सेंट्रल पे दिख जाएंगे। एसओए और डीमैट दोनों अलग अलग कैटेगरी वाइज। एसओए फॉर्मेट वाले में तो आप कोई फर्दर ट्रांजैक्शंस भी यहीं पर कर सकते हैं एमएफ सेंट्रल से। डीमैट वाले सिर्फ दिखेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। उसी तरह आप कोई भी और ऐप जैसे कुवेरा या ग्रो जैसी ऐप में भी लॉगिन करके सारे म्यूचुअल फंड्स की डिटेल वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है, सभी ऐप्स फ्री है। आपको जो ऐप पसंद आए उसको यूज कर लो, क्योंकि फंड्स तो आपके एएमसी के पास होते हैं। ये ऐप्स तो सिर्फ एक मीडियम है उनको एक्सेस करने का। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की। म्यूचुअल फंड्स पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेस किस हिसाब से लगते हैं वो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की, यानी जिसमें कम से कम 65% पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। उस पर लॉन्ग टर्म यानी एक साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद अगर रिडीम किया जाता है तो उसमें होने वाले कैपिटल गेंस में से 1 लाख से ज़्यादा जितना भी गेंस होगा उस पर 10% कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। और चूंकि ये टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए थे 1 फरवरी 2018 से, यानी उसके पहले जो भी कैपिटल गेंस हुआ है उसमें आपको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। और 1 फरवरी 2018 के बाद में जो गेंस हुए हैं वो ही टैक्सेबल होंगे, और उस टैक्स से भी कुछ हद तक बचा जा सकता है टैक्स हार्वेस्टिंग की मदद से। सो बेसिकली टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स का एक हिस्सा बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बुक करते हैं और उस पैसे को दोबारा उसी म्यूचुअल फंड्स में री इन्वेस्ट कर देते हैं हाथों हाथ। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 15 जनवरी 2020 को इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 19 जनवरी 2021 तक उसका वैल्यू हो जाता है 6 लाख रुपए। अब अगर आप इसे रिडीम कर देते हैं तो आपका गेन्स हो गया 1 लाख रुपए का, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0,
क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अगर 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया जाता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की कैटेगरी में आता है, और टैक्स तभी देना होगा जब गेंस 1 लाख रुपए की लिमिट को पार कर जाते हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। अब मान लीजिए आप इस पूरे अमाउंट यानी 6 लाख को दोबारा से तुरंत री इन्वेस्ट कर देते हैं, भले ही सेम स्कीम में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, जो अगले 1 साल बाद मान लो हो जाता है 7 लाख रुपए, और तब आप फिर से रिडीम कर लेते हैं और आपके गेन्स होंगे 7 लाख माइनस 6 लाख यानी 1 लाख रुपए, और फिर से आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0। यह है टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा। वहीं अगर कोई इस टैक्स हार्वेस्टिंग का ऑप्शन का यूज नहीं करता और सारा पैसा दूसरे साल के एंड में ही रिडीम करता, तो उसका लॉन्ग टर्म गेन्स होगा 2 लाख रुपए, 7 लाख माइनस 5 लाख, और उसमें से 1 लाख आपका एग्जेम्प्ट होता है और बाकी 1 लाख पर 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 10,000 रुपीज। अच्छा, आप इस तरीके को SIPs के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। आप उन यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं जो आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किए हुए हैं और दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको। अब आपको एक साथ रिडीम करना है या पार्टली रिडीम करना है या SIP STP के थ्रू रिडीम करना है, वो डिसीजन लेते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि 1 साल में उतना ही अमाउंट रिडीम करना है कि उसमें कैपिटल गेन्स 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। और पता कैसे चलेगा? इसके लिए कुवेरा ऐप में टैक्स हार्वेस्टिंग नाम से एक इनबिल्ट फीचर बनाया हुआ है जो आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि आप कितना फंड्स कब कब रिडीम और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी 1 साल के लिए कुवेरा ने यह ऑप्शन फ्री कर रखा है, उसके बाद में 500 रुपीज एनुअल चार्जेस देने होंगे। कुवेरा का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, और अगर आपको उसको यूज नहीं करना है तो आप कैम्स और केफिनटेक की वेबसाइट से स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके अपना कैपिटल गेन्स खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप ये रिडीम करके री इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इसके साथ अगर आप चाहो तो आप रेगुलर से डायरेक्ट में या डीमेट से SOA फॉर्म में भी साथ ही साथ स्विच कर सकते हैं, यानी एक तीर से 2 शिकार या इवन 3 शिकार। वैसे टैक्स हार्वेस्टिंग का ऑप्शन यूज करते वक्त आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहने की भी जरूरत है, वरना ये रिस्की भी हो सकता है। कैसे? वो ऐसे कि मान लो अगर आप यूनिट्स को रिडीम कर देते हैं मगर दोबारा इन्वेस्ट नहीं करते, या रिडीम करके उसी पैसे को अपने अकाउंट में क्रेडिट होने तक वेट करके मान लो 2 दिन बाद में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उन्हीं 2 दिनों में मार्केट ऊपर चढ़ जाए तो आप अपनी यूनिट्स सस्ते में बेचकर उनको 2 दिन बाद महंगे में खरीदोगे, और इससे आपके रिटर्न्स में नुकसान हो सकता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आपको सेम डे रिडीम और री इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे उसके लिए आप छोटे छोटे अमाउंट्स में ही रिडीम करो, और उतना अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको रिडेम्पशन वाले पैसे का वेट करने की जरूरत ना पड़े री इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, टैक्स हार्वेस्टिंग से मिलता जुलता एक और तरीका है टैक्स बचाने का, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में आप एक फंड के लॉसेस को बुक करके उसे किसी और फंड में बुक किए हुए गेन्स के साथ में ऑफसेट करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। मान लीजिए आपने 15 जनवरी 2020 को एक फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 22 जनवरी 2021 को आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट करके हो गया 1,85,000। सो इस सिनेरियो में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा 15,000 रुपए का। अब अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके अपना 15,000 का लॉस बुक कर लेते हैं तो आप ये लॉस अमाउंट को माइनस कर सकते हैं किसी और म्यूचुअल फंड को रिडीम करने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से। और ये जरूरी नहीं कि ये लॉस उसी साल होने वाले किसी गेन्स के साथ ही ऑफसेट करना है, आप इस लॉस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके कभी भी ऑफसेट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।